ठीक है जी, विंटर 19 वेरिएंट 21। मेक एस्टिमेट ऑफ द मास इन ग्राम ऑफ अ न्यू पेंसिल। तो पेंसिल का मास क्या होगा अंदाजन? सो यू कैन आई बिलीव राइट एनीथिंग फ्रॉम हाँ 1 to 20 grams, 5 grams, वेरी गुड मिसबा, दैट इज अ गुड एस्टिमेट। हम मिसबा वाला आंसर लिख रहे हैं, 5 कह नहीं है, 5 grams इज गुड एस्टिमेट। 1 to 20 के बीच में एग्जामिनर अलाउ किया हुआ है, कुछ भी लिख दे बच्चा अलाउ कर लेगा, ठीक है जी। तो हमने 5 ग्राम लिख लिया। अच्छा, फिर दी वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये तो याद होना चाहिए। व्हाट शुड आई राइट एज दी estimate for a wavelength for the ultraviolet radiation? So ultraviolet radiation was 1 into the power minus 6 से लेके 1 into the power minus 8, right? 10 to the power minus 6 से लेके 10 to the power minus 8, very good. So minus 6 से लेके 10 to the power minus 8, so we'll just code this to as 10 to the power minus 7, ठीक है जी। लेकिन 10 to the power minus 7 कुछ नहीं होता, इसको 1 into 10 to the power minus 7 लिख के जरूर आ जाना, ठीक है जी। अच्छा, अब इधर आ जाओ। द पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m ओवर k, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मूला अगले साल आप लोगों ने A2 में पढ़ना है। वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्प्रिंग स्टेट्स दैट इट हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस मच, अ मास ऑफ दिस मच, or is suspended from the end of the spring and then made to oscillate. Calculate the period t of the oscillations. निकाल लेते, कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला प्लग इन कर लेते हैं। t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एम। अच्छा जी, एम क्या होता है? एम ये आ गया 200, 200 केजी है, 200 केजी का अच्छा 200 इंटू 3 है, ठीक है ठीक है, सॉरी मैंने देखा। टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ 200 इंटू 10⁻³ kg अपॉन के जो है वो 25 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, तो 25 से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज द टाइम पीरियड कमिंग आउट टू बी? 0.561। आंसर कैसे कोट करूं? 0.56, ठीक है जी। अच्छा, ना दिस इज योर आंसर 0.56। अच्छा, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टी विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें टी की वैल्यू निकालनी है विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में जाना पड़ेगा। सो देयरफॉर डेल्टा टी अपॉन टी विल इक्वल्स टू, अच्छा 2 पाई तो कांस्टेंट है, इनको हटा देते हैं, डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा के अपॉन के। अच्छा, लेकिन मसला क्या है? एम और के पे स्क्वायर रूट हुआ हो पूरा पूरा, यानी मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, तो इसका मतलब है 1/2 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो 1/2 एंड देन 1/2। अच्छा, अब क्या करना है? इन्होंने हमें यहाँ पे 8% दिया हुआ है, इधर इन्होंने हमें 4 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। कोई मसला नहीं, हम प्लग इन कर लेंगे सारी चीजें। लेट्स जस्ट डेल्टा टी लिखते हैं, इसके नीचे ये 0.561 लिख लेते हैं, जो थोड़ा सा और सिग्निफिकेंट आंसर था। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, लेकिन वैसे अगर 0.56 भी ले लो तो फिर हाफ। अच्छा, देन डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम जो है हमें डेल्टा एम दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ अपॉन एम क्या था? वो था 200 इंटू 10⁻³, सो 200 इंटू 10⁻³ प्लस हाफ। अच्छा, अब डेल्टा के जो दिया हुआ है हमें, हमें डेल्टा के नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है 8%। 8% का मतलब क्या? ये दिया हुआ है डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, ये दिया हुआ है 8, ठीक है जी। तो अगर मुझे डेल्टा के अपॉन के चाहिए तो व्हाट आई विल डू? आई विल राइट डेल्टा के अपॉन के हो गया 8/100 यानी 0.08, ठीक है, या 8/100 ही लिख लो इसमें, 8/100। सो ओवर देयर इन हियर डेल्टा के अपॉन के की जगह, पूरी की जगह हम क्या लिखेंगे? 8/100। ये हो गया, हमने ये किया। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यहाँ पे कैलकुलेट करो और 0.561 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दो। सो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग? 0.028, ठीक है जी, परफेक्ट, 0.028। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का रूल क्या था? हाउ डू वी राइट दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? यू राइट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑलवेज टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हम इसको लिखेंगे यस 0.03। अब ये क्या दिया हुआ था? 0.561, इसको कितना लिखूंगा 0.561 को? 0.56, ठीक है। ये कैसे निकाला हमने? दिस वाज द सेकंड डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस तक हमने सही लिखना है आंसर। सो 0.56 प्लस माइनस 0.03। ओके, now on to the next question। ये I believe is of uniform electric fields and all, इसको छोड़ देते, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें जो है वो ये नेक्स्ट वाला करना है।
अच्छा, अ स्मॉल रिमोट कंट्रोल, आई बिलीव मैंने करवाया है थोड़े दिन पहले ही, शायद करवाया, आई डोंट रिमेंबर। अ स्मॉल रिमोट कंट्रोल्ड मॉडल एयरक्राफ्ट हैज टू प्रोपेलर्स ईच ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 3.1 इज अ साइड व्यू ऑफ द एयरक्राफ्ट, करवाया है ना। ये स्मॉल रिमोट कंट्रोल कार है, ये बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट है, प्रोपेलर्स हैं दो 16 सेंटीमीटर डायमीटर की हवा ये नीचे फेंकते हैं, 7.6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। एयर इज प्रोपेल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय ईच प्रोपेलर, द डेंसिटी ऑफ द एयर, अच्छा बोल रहे हैं फिक्स्ड पोजीशन पे हवर कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम में है हमारी एयरक्राफ्ट। The density of air is 1.2 kilogram per meter cube. Assume that the air above from each propeller moves with a constant speed of this in a uniform cylinder of diameter this much. Also assume that the air above each propeller is stationary. Show that in a time interval of 3 seconds, the mass of air propelled downwards by one propeller is 0.55 kg. अच्छा, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम सब दिया हुआ है, तो मास को ले लेते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के थ्रू निकाल लेते हैं। अच्छा, डेंसिटी तो हमें पता है, डेंसिटी क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 1.2। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम बोला हुआ है यूनिफॉर्म सिलेंडर में जा रहे हो, यानी हमें पाई आर स्क्वायर एच लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो 8 इंटू 10⁻², रेडियस हो गया, इसको स्क्वायर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब एच लाना है, एच कहां से आएगा, एच आएगा यहां से, बिकॉज उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें स्पीड दी हुई है ये, और बोल रहे हैं 3 सेकंड में निकाल दो, तो यूजिंग द स्पीड एंड दीज 3 सेकंड आई कैन वर्क आउट व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, राइट। सो स्पीड जो है वो 7.6 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस विच इज माई हाइट एच। ठीक है जी। अच्छा, और अब हम इधर डाल देते हैं ये 7.6 इंटू 3, सो दिस विल बी दैट। ये फॉर्मूला कब चलता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तब चलता है सिर्फ जब कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है ना, इसको दिमाग में रखिएगा, मैं ये करते देता हूं जल्दी से, लेकिन आई वांट यू गाइस टू रियलाइज दिस कि जब कांस्टेंट स्पीड होती है तब ये अप्लाई होगा, वरना एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वो सारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस। ठीक है, व्हाट आर वी गेटिंग एज आर मास, वही आ रहा है जो वो बोल रहे हैं 0.55, इट इज 0.55, यस। सो 0.55 kg। अच्छा, calculate the increase in momentum of the mass of the air. So increase in momentum delta p will equals to final momentum minus initial momentum. Let's say downwards is positive, तो ये जो मास है, ठीक है जी, 0.55 kg का, इसकी फाइनल स्पीड क्या थी, फाइनल स्पीड इसकी 7.6 थी डाउनवर्ड्स, 7.6 डाउनवर्ड्स। इनिशियल कैसी थी इसकी जो मोमेंटम थी, इनिशियल भी ये 0.55 kg का था, लेकिन या ये कल वाले क्वेश्चन की तरह भी है एग्जैक्टली और इसकी ऊपर की तरफ, ऊपर जो था प्रोपेलर से ऊपर ये जीरो पे थी, तो देयरफॉर ये जीरो थी। तो वी आर गेटिंग 4.18। 4.18 को कैसे लिखो, वी शैल राइट दिस टू 4.2। ठीक है जी, नॉट 4.1, राइट इट 4.2, 7.6 टू सिग्निफिकेंट, 0.55 टू सिग्निफिकेंट। The downward force exerted on this mass of air by the propeller, downward force exerted, force equals to the rate of change of momentum। rate of change of momentum क्या हो गया, मोमेंटम का चेंज 4.2 आ रहा है, या 4.18 लेना चाहो कुछ भी ले लो, मैं 4.2 ले रहा हूँ। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी था हमारा 3 सेकेंड, सो 4.2 डिवाइडेड बाई 3, व्हाट आर वी गेटिंग एज आवर आंसर, 1.4, परफेक्ट। सो 1.4 एग्जैक्ट आ रहा है। ओके जी, आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, स्टेट द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन वन प्रोपेलर। अच्छा, यानी अगर 1.4 डाउनवर्ड्स है, सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन प्रोपेलर, 1.4, एंड व्हाट लॉ इज दैट, जो बताता है ये हमें, न्यूटन्स थर्ड लॉ, परफेक्ट। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ। डिटरमिन द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट। मास ऑफ द एयरक्राफ्ट कैसे निकालेंगे भाई, हमें क्या पता है, एयरक्राफ्ट अगर अभी स्टेशनरी है तो एक इसका वेट एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है जी, सो दिस इज दिस वेट, और बाकी दो जो है वो यहां से ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो हवा प्रोपेलर पे लगा रही होगी। ठीक है जी, सो दीज बोथ कंबाइंड आर कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। यानी क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि नेट फोर्स जो है वो इस पे जीरो है, यानी उसका वेट डाउनवर्ड्स जो है, यानी मास इंटू 9.81, उसका बराबर है किस चीज के, ये भी 1.4 वो भी 1.4, राइट, तो 2 टाइम्स 1.4 के बराबर होगा। सो व्हाट आर वी गेटिंग एज आर मास, 0.29, परफेक्ट। अब्दुल हादी ने राउंड ऑफ भी करके दे दिया 0.29। अब आ जाओ ये, इन ऑर्डर फॉर द एयरक्राफ्ट टू हवर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स, 0.8285 कह रही है मिसबा, इधर लिख लेते पहले ये। अच्छा, in order for the aircraft to hover at very high altitude, the propellers must propel the air downwards with greater speed than when the aircraft hovers at a low altitude. Suggest the reason for this. ये भी करा है हमने। तो जब हवा में ज्यादा ऊपर होगी, हाई एल्टीट्यूड होगी, तो ज्यादा स्पीड क्यों चाहिए हवा से जिसको नीचे फेंकना पड़ेगा, एयर डेंसिटी विल बी लोअर, वेरी गुड, एट हाई एल्टीट्यूड्स
air density is lower, so we need greater speed for same change in momentum. ठीक है जी, for same change in momentum, for same change in momentum लिखो, for same mass of air propelled downward लिखो, या for same force to be applied, वो कोई भी लिख लो, for same change in momentum. ठीक है जी, बस ये क्लियर कर दो कि बेसिकली एक मार्क इस चीज का है कि रियलाइज कर लिया एयर डेंसिटी लोअर होगी. अच्छा, when the aircraft is hovering at high altitudes, an electric fault causes the propellers to stop rotating. The aircraft falls vertically downwards. When the aircraft reaches constant speed पे पहुंच जाती है of 22 meter per second, it emits sound of frequency 3 kilohertz from an alarm. The speed of sound in the air is distinct. Determine the frequency of the sound heard by a propeller standing vertically below the falling aircraft. What thing is this? और कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डॉपलर्स की कौन सी इक्वेशन, माइनस वाली प्लस वाली? माइनस. FO will equals to V over V minus VS FS. माइनस क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम अप्रोच कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं तो उस आदमी को अप्रोच कर रहे होंगे. अच्छा, उसको क्या सुनाई देती है हमें नहीं पता. स्पीड ऑफ साउंड क्या है? वो है 340, ये भी 340, माइनस VS क्या है? 22 थी, और FS क्या थी? वो थी 3 किलोहर्ट्ज यानी 3000. सो व्हाट आर वी गेटिंग एज द आंसर? 3207.54. 3207.54. फाइनल आंसर कैसे देंगे मिसबा? 3200. वेरी गुड. सो 3200 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अच्छा, अब आ जाओ, ये मजे का सवाल है. द वेरिएशन विद एक्सटेंशन x ऑफ द फोर्स F अप्लाइड टू अ स्प्रिंग इज शोन इन फिगर 4.1. ये फिगर 4.1 है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है. The spring has an unstretched length of this much and is suspended vertically from a fixed point as shown in figure 4.2. ये unstretched length है इसकी. अच्छा, जब इस पे ब्लॉक हैंग कर देते हैं तो ये एक्सटेंड करके 0.095 पे आ जाता है, तब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाता है. और फिर क्या करते हैं, हम इसको खींचते हैं, कुछ खींचते हैं, और फिर आगे क्वेश्चन करते हैं खींचने के बाद क्या कर रहे हैं. A block is attached to the lower end of the spring. The blocks hang in equilibrium at position x when the length of the spring is 0.095 meter as shown in figure 4.3. The block is then pulled vertically downwards and held at position y so that the length of the spring is 0.120 meters as shown in figure 4.4. The block is then released and moves vertically upwards from position y back towards position x. तो नीचे खींचते हैं और फिर अब छोड़ देते हैं तो ये ऊपर जाने लगता है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग. ऑल थ्री केसेस सिनेरियोज हमें दिखाए हुए, पहले स्प्रिंग के लोड के बगैर, लोड लगा के इक्विलिब्रियम में जब था, और ये. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग पे जब कुछ लगा हुआ नहीं था तब एक्सटेंडेड नहीं था. स्प्रिंग पे जब हमने लगाया तो ये एक्सटेंड क्यों हो गया? इक्विलिब्रियम में तो इधर भी है, इधर भी इक्विलिब्रियम में होगा. व्हाई इज इट एक्सटेंडिंग? व्हाई इज नॉट 0.080? वो क्यों नहीं रह रहा कोई? अगर दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम में है, इसमें भी इक्विलिब्रियम में था, इसमें भी, तो ये इसमें एक्सटेंड क्यों कर गया? किस खुशी में एक्सटेंड किया? इफ दिस इज इक्विलिब्रियम ओवर हियर एंड दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम, ये रुका हुआ है अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ये भी रुका हुआ है अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो ये दो लेंथ्स क्यों डिफरेंट आ रहे? व्हाई आर वी गेटिंग दीस टू लेंथ्स डिफरेंट? तो इसका रीजन ये है कि इसमें इक्विलिब्रियम तो है लेकिन इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सटेंड क्यों करेगा? जब एक्सटेंड करता है, यू ऑल नो F इक्वल्स टू KX, जब एक्सटेंशन होगी तब फोर्स भी प्रोड्यूस होगी. जब नीचे कोई फोर्स ही नहीं है जिसको बैलेंस आउट करना है तो क्यों एक्सटेंड करेगा? सो इट्स एट इट्स ऑरिजिनल लेंथ. लेकिन जब नीचे एक फोर्स आ गई, वेट W, तब इसको एक अपोजिंग टेंशन बनानी पड़ेगी. क्या करने के लिए? उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए. तो ये इसलिए एक्सटेंड किया. और टेंशन कब प्रोड्यूस होती है? टेंशन सिर्फ और सिर्फ तब प्रोड्यूस होगी व्हेन यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन. जब तक एक्सटेंशन जीरो है तब तक टेंशन भी जीरो होगी. ठीक है, क्लियर हुआ? आई बिलीव ये काफी सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता ये बात ना. तो देयर इज थ्री थिंग्स इन अ स्प्रिंग. ठीक है, इवन इफ द स्प्रिंग इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, ऐसी उस पर कोई ब्लॉक लगाया हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है वो अपनी अनस्ट्रेच्ड लेंथ पे होगा. ठीक है, दिस इज नॉट इट्स अनस्ट्रेच्ड लेंथ, ये इसकी एक्सटेंडेड लेंथ है जो वो वेट को कैंसिल आउट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है. अनस्ट्रेच्ड लेंथ वो होती है जब कुछ भी नहीं लगा हुआ. ठीक है, सो जस्ट नो दैट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा. अच्छा, यूज फिगर 4.1 टू डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. इससे स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? नॉट द ग्रेडियंट, जस्ट यूज द रेशियो. ठीक है जी, क्यों रेशियो? क्यों? व्हाई नॉट ग्रेडियंट? ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सपोज करो वेलोसिटी क्या थी? ds/dt थी ना. ये क्या बोलती है? लो डेल्टा S लो, डेल्टा T लो, यानी ये बोलती है चेंज लो S का, चेंज लो T का, तब आएगी वेलोसिटी. K क्या है? K इज फोर्स अपॉन एक्सटेंशन. यहाँ पे डेल्टा डेल्टा नहीं लगा हुआ, तो जिस फॉर्मूला में डेल्टा डेल्टा नहीं है उसमें ग्रेड नहीं है, ये रेशियो है. ठीक है, इसी तरह R इक्वल्स टू V अपॉन I, ये रेशियो है, ये ग्रेडियंट नहीं है. रेशियो का क्या मतलब है? पिक टू वैल्यूज एंड देन जस्ट डिवाइड, दैट्स इट.
ठीक है जी। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि इस सवाल में ग्रेडियंट से करोगे सॉल्व तो भी आंसर आ जाएगा, वो अलग बात है, वो मैं समझाता हूं वो क्यों आएगा। लेकिन एग्जामिनर उस आंसर को रॉन्ग मार्क करेगा क्योंकि आपने गलत कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना है। अच्छा, इस केस में ग्रेडियंट और रेशियो बराबर होते हैं। इस वाली केस में, इस वाली केस में मतलब क्या, जब लाइन ओरिजिन में से पास कर जाती है ना, तब ग्रेडियंट और रेशियो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, तब ग्रेडियंट और रेशियो बराबर होते हैं। ठीक है जी, बट स्टिल यू हैव टू मेक इट क्लियर टू द एग्जामिनर कि मैं रेशियो इस्तेमाल कर रहा हूं या ग्रेडियंट इस्तेमाल कर रहा हूं। जब रेशियो वाली चीजें जब रेशियो इस्तेमाल करो, जब ग्रेडियंट वाली चीजें ग्रेडियंट इस्तेमाल करो। अच्छा, इसमें ग्रेडियंट क्यों चल जाएगा, वो इसलिए चलेगा क्योंकि ग्रेडियंट अगर लेते हो तो करना पड़ता y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मजे की बात ये है कि y1 x1 क्या ले सकते हो, ये जीरो ले सकते हो, दोनों कोऑर्डिनेट्स ये ओरिजिन वाले पॉइंट जीरो जीरो ले लो, तो बेसिकली रेशियो ही बन जाता है y2 अपॉन x2, एक ही वैल्यू डिवाइड बाय दूसरी वैल्यू, ये वही बन जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना कि हम रेशियो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो भी रेशियो वाले फॉर्मूले उसमें रेशियो इस्तेमाल करें। रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है फोर्स को एक्सटेंशन से डिवाइड कर दो। सो द स्प्रिंग कांस्टेंट विल इक्वल्स टू, फोर्स क्या थी 4 न्यूटन थी, एक्सटेंशन क्या थी 0.050 मीटर्स थी। क्या आ रहा है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, 80 80 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब use figure 4.1 to show that the decrease in elastic potential energy of the spring is 0.5055 joule when the block moves from position y to position x। ठीक है जी। अच्छा, पोजीशन y से पोजीशन x पे जा रहे हैं हम। ठीक है जी, यानी ये पहले बॉल एक्सटेंडेड था, अब उसकी एक्सटेंशन कम हो जाती है। हाउ डू यू थिंक आई विल बी वर्किंग आउट द एनर्जी यूजिंग फिगर 4.1, हाफ के एक्स, ओके, हाफ के एक्स और नॉट हाफ के एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, हाफ एफ एक्स है हमारा, ये दो फॉर्मूलाज है। और जब आपको एक्स की एक्सटेंशन एंड इट्स एफ, ठीक है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूलाज एज वेल। ठीक है, लेकिन बात क्या याद रखनी है, ये वाला जो ग्राफ है इसमें यू कैन यूज द एरिया अंडर ग्राफ टू वर्क आउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज वेल, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, यूजिंग दिस ग्राफ बिकॉज दिस इज अ फोर्स एक्सटेंशन कर्व, आई कैन यूज दिस टू वर्क आउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग व्हाट, द एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक, एरिया अंडर ग्राफ से हम निकाल सकते, आई बी यूजिंग द एरिया अंडर ग्राफ, दोनों में वो ही बात बन जाती है, वो फॉर्मूला ही इधर से आया। ठीक है जी, तो इसका भी ध्यान रखें, जब ग्राफ दिया हुआ होता है तब ग्राफ ही इस्तेमाल करें। दूसरा, ये आपको मार्क्स इसलिए भी नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया यूज फिगर 4.1, अगर वो ये देखेंगे नहीं आपने एरिया इस्तेमाल करा तब आपके मार्क्स गलत कर देंगे वो। ठीक है जी, तो वी नीड टू बी यूजिंग दी एरिया इन दिस केस। अच्छा, ना 0.112 0.095 यहाँ पे कोई है ही नहीं। वो क्यों नहीं है, बिकॉज दीज आर दी होल एक्सटेंडेड लेंथ्स, दिस इज नॉट द एक्सटेंशन, दिस इज दी होल एक्सटेंडेड लेंथ, दिस इज ऑल्सो दी होल एक्सटेंडेड लेंथ। हमें इनकी एक्सटेंशन ढूंढनी है रिस्पेक्टिव, ताकि हम ग्राफ में देख सकें भाई ये कहाँ आ रही है। तो वो एक्सटेंशन कैसे निकलेंगी, वो एक्सटेंशन ऐसे निकलेंगी, 0.095 में से 0.080 निकालेंगे, ओरिजिनल लेंथ में से एक्सटेंडेड लेंथ निकालेंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगी। सो व्हाट आर वी गेटिंग दी एक्सटेंशन ओवर हियर एज, और इसकी क्या एक्सटेंशन आ रही है, आई बिलीव दिस इज 0.015 और ये आ जाएगा 0. ओके जी, सो 0.015 और 0.04 के बीच में देखना है, यानी 0.04 और 0.015, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या लेना है हमने, एरिया अंडर द ग्राफ लेना है। सो लेट्स यूज द एरिया अंडर द ग्राफ ओवर हियर। अच्छा, वी कैन क्लियरली सी ये ट्रेपीजियम बन गया है, पैरेलल साइड्स ये दो, पैरेलल साइड ये वाली पैरेलल साइड की लेंथ क्या आ रही है, ये आती है 1.2, दिस इज 1.2। इस वाली की क्या आती है, इस वाली की आती है 3.2, 3.2। ये हाइट आती है 0.025। ठीक है जी, हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, किसी को ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ के करना हो वो भी करा जा सकता है, लेकिन आई फील लाइक यू शुड नो दी ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला, ट्रेपीजियम कैसे बन रहा है कैसे नहीं हो रहा वो पता होना चाहिए। अच्छा, हाफ ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है 3.2 प्लस 1.2 इनटू, सॉरी एमएन कह रहा हूं मैं, 0.025 मिस बने दिया आंसर। सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 0.055 एग्जैक्ट, मिसबा जैसा बोल रही। अच्छा, फिर द ब्लॉक हैज अ मास ऑफ दिस मच, कैलकुलेट द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फॉर इट्स मूवमेंट फ्रॉम पोजीशन y टू पोजीशन x। डेल्टा जीपीई कैसे निकालते थे, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा जीपीई, mgh, वेरी गुड। सो डेल्टा जीपीई इज mg डेल्टा h। अच्छा, अब डेल्टा एच कैसे निकलेगा, मास तो हमें दिया हुआ है 0.122, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमें पता है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमें पता है 9.81। डेल्टा एच कैसे आएगा भाई, इस हाइट से इस हाइट तक आने में क्या डेल्टा एच था, राइट। सो 0.10120 और 0.095 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है जी। सो 0.120 minus 0.095. So what are we getting our answer as? 0.0299। कैसे कोट करूं फाइनल आंसर, ठीक है। ये वैल्यू सारी देख लें, ये 3 सिग्निफिकेंट, ये तो वैल्यू हमें दी हुई ऑलरेडी, ये 3 सिग्निफिकेंट, ये 2 सिग्निफिकेंट, नॉट 0.029, 0.030, ठीक। सो 9 को राउंड ऑफ करेगा, ये हो जाएगा, ये 9 को राउंड ऑफ करेगा, 9 नेक्स्ट 2 को राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है जी। 9 के आगे क्या करूंगा मैं, मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले नंबर को करेगा, नेक्स्ट वाले नंबर को क्या 3 हो गया वो, और फिर हमने जबरदस्ती 0 और डाला ताकि हमारी सिग्निफिकेंस रहे, तो 0.030। अच्छा, use the decrease in elastic potential energy stated in B and your answer in C to determine the for the block as it moves through position X its kinetic energy। अच्छा, तो बोल रहे हैं आपकी जो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई और जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के उसमें ये जो चेंज आया है, ये इस्तेमाल करके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, पहले देख लेना। अच्छा, डेफिनेटली एनर्जी के उसमें हम चले गए, ठीक है। अच्छा, क्या हो रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू कैन क्लियरली सी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे एक्सटेंशन 0.04 थी, यहाँ पे 0.015 रह गई, ये डिक्रीज करती है। अच्छा, इसके डिक्रीज करने में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है ना। ग्रेविटेशनल एनर्जी, इसकी हाइट पहले कम थी, इसकी हाइट अब ज्यादा हो गई अबव द ग्राउंड, सो देयरफॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। विल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और विल द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज? ये था बिफोर रिलीज, ये है आफ्टर रिलीज, जब ये ऊपर चला गया तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट डिक्रीज। देखो ना, अगर मैं सपोज करो, आई डोंट नो इफ यू गाइस विल बी एबल टू सी, अब मैं इसको सपोजिटली इसको नीचे खींचता हूं ना, इसमें नजर नहीं आएगा, दीज आर नॉट इलास्टिक इनफ। तो कैन आई गेट देम टू बी इलास्टिक इनफ? तो हाँ, थोड़े बहुत हैं, यू आई होप यू कैन सी दैट। अच्छा, ये देखो, ये ओरिजिनल लेंथ है इसकी, ठीक है। अब मैं इसको खींचता हूँ, खींच के और फिर छोड़ता हूँ, तो ये फिर क्या करता है, ये ऊपर की तरफ और फिर ऑसिलेट करता है, राइट। इट गोज लाइक दिस 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 दिस, ये हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये इक्विलिब्रियम में था, हमने खींचा नीचे, ठीक है जी, ये आ गई, उसमें हमने अब क्या स्टोर करी, ये देखो, व्हेन आई पुल्ड इट डाउन कंप्लीटली, ठीक है जी, तो हमने इसमें क्या स्टोर करी हुई है, मैंने इसमें सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी है। आई ओनली स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन दिस, ठीक है जी। मतलब ये समझो कि ये जो पहले ये इस हाइट पे था, ठीक है जी, मैंने खींच के इसको इस हाइट पे ले आया, ठीक है जी, मैं इस हाइट पे ले आया, यहाँ पे लेट्स से द ग्रेविटेशनल एनर्जी 0 बिकॉज ये मेरी लोएस्ट हाइट है, ठीक है जी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है बिकॉज दिस इज स्टेशनरी, ठीक है। और अब मैं इसको खींच के छोड़ूंगा, अब जब मैंने इसको खींचा हुआ है तो इसमें सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। नाउ व्हेन आई एम रिलीजिंग दिस, तो ये एकदम से ऊपर जाएगा, राइट। व्हेन आई एम रिलीजिंग दिस, अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ऊपर जा रहा है तो वन थिंग वी नो, इलास्टिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगी बिकॉज एक्सटेंशन इज डिक्रीजिंग। दूसरी बात क्या होगी, ग्रेविटेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी बिकॉज इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तीसरी बात ये होगी कि काइनेटिक एनर्जी इधर 0 थी, इधर ये रेस्ट में था, जैसे ही मैंने छोड़ा ये ऊपर की तरफ उड़ता हुआ आया, राइट। सो ये ऊपर की तरफ जो उड़ता हुआ आ रहा है, अब ये पोजीशन एक्स को बेसिकली देखो, ये अनस्ट्रेच लेंथ है, ठीक है। मैंने इस पे एक वेट हैंग कर दिया, ये थोड़ी सी बढ़ गई, मैंने इसको खींचा और तो अब ज्यादा हो गई। अब जब ये वापस एक्स पे आएगा तो एक्स पे रुकेगा नहीं, आके एक्स से थोड़ा और शूट अप कर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर शूट अप, फिर विल कीप ऑसिलेटिंग लाइक दिस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो व्हेन आई एम गोइंग टू रिलीज इट फ्रॉम पोजीशन वाई, ये ऊपर जाएगा, पोजीशन एक्स में से गुजरेगा, ऊपर चलाएगा, और फिर उधर रुकेगा कहीं पॉइंट पे आके, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा से एंड विल कीप ऑसिलेटिंग लाइक दिस। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे कंप्लीटली, वो क्या बन रही है, वो बन रही है इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी चीज क्या बन रही है, काइनेटिक एनर्जी बन रही है, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर इज बिकमिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द आपकी काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि वट एवर आर डेल्टा ईपीई इज, हमारा जो भी चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इस बात को समझो, दूसरी बात कि मैं तुम लोगों को बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ सवाल, इस बात को समझो, मैंने डेल्टा ईपीई बोला है, मैंने ये नहीं बोला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने डेल्टा ईपीई बोला है, ठीक है। अच्छा, वरना अगर हकीकत में देखना चाहोगे तो बेसिकली हम इस सवाल को इस तरह से करेंगे, एनर्जी इनपुट विल इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट, ठीक है जी। अब एनर्जी इनपुट क्या है, इसके पास यहां पे सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है जी।
यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। वो क्यों? बिकॉज इट्स स्टिल सम व्हाट एक्सटेंडेड, ये बिल्कुल जीरो एक्सटेंशन भी नहीं आया, तो उसमें अभी भी कोई ना कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट? मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई हैव जस्ट डन is instead of saying elastic potential energy at position y will equals to then gravitational potential energy at x plus kinetic energy at x plus elastic potential energy at x, मैंने क्या किया, मैंने elastic potential energy को उधर भेज दिया सब्ट्रैक्शन में और उसका डेल्टा ले लिया, बेसिकली ये, ठीक है? सो व्हाट आई एम जस्ट कोटिंग सिंपली इज एनर्जी इनपुट जो है वो पूरा का पूरा आपका डेल्टा ईपी है, ठीक है? आई एम सेइंग डेल्टा ईपीई, सो आई एम सेइंग डेल्टा ईपीई equals to the change in gravitational potential energy plus the change in kinetic energy. So delta EPE क्या था हमारा delta EPE, we worked that out, that was 0.055, हमने इतना लूज किया है। ग्रेविटेशन में कितने गए? ग्रेविटेशन में 0.030 गए हैं, तो काइनेटिक में कितने आ गए होंगे? व्हाट इज द आंसर फॉर द काइनेटिक? 0.025, थैंक यू, 0.025, 0.025। फिर बोल रहे हैं स्पीड निकाल दो, स्पीड कैसे निकालेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, परफेक्ट। सो द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? अच्छा, हमारा डेल्टा के ई क्या था? वो था 0.025, हाफ हाफ आ गया, मास क्या आ गया? मास आ गया 0.122। वेलोसिटी हमें निकालनी है, वेलोसिटी स्क्वायर, लेट्स वर्क दैट आउट। वेलोसिटी क्या आ रही है? 0.64, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद वेव्स वाला सवाल, ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है, ये जो विंटर के पेपर में वेव्स वाले सवाल आए हैं वो अच्छे आए हैं, ठीक है? अ रिपल टैंक इज यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट द इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स, नजर भी आ रहा होगा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है। टू डिपर्स D1 एंड D2 प्रोड्यूस कोहेरेंट वेव्स दैट हैव सर्कुलर वेवफ्रंट्स एज लिस्टेड इन फिगर 5.1। D1 है, D2 है, डिपर है, पानी में बॉब अप एंड डाउन करते हैं, उसमें से ये वेव्स निकलती भी जाती। द लाइंस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट क्रेस्ट्स, ये क्रेस्ट्स हैं जो ये लाइंस हैं, ठीक है? ये सारे क्रेस्ट्स को जोड़ रही हैं। यानी मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये कि यहाँ पे क्रेस्ट है, फिर यहाँ पे क्रेस्ट, 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 यहाँ क्रेस्ट, राइट? सो ऑल दीज लाइंस आर एट दी क्रेस्ट, ठीक है जी? और इस तरह से बेसिकली ये बहुत सारे क्रेस्ट्स हैं, इस तरह से बहुत सारे क्रेस्ट से निकल रहे हैं, तो ये इस तरह से बहुत सारी वेव्स हैं। सारी वेव्स की जो पहले वाले क्रेस्ट्स हैं वो ये वाली लाइन, सारी वेव्स की जो दूसरे वाले क्रेस्ट्स हैं वो ये वाली लाइन, सारी वेव्स की तीसरे वाले क्रेस्ट वो ये वाली लाइन पे लाइन कर, ठीक है जी? तो ये इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, द लाइंस इन द डायग्राम हमने पढ़ लिया। वन कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न इज दैट द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट करनी है। डिस्क्राइब हाउ द apparatus इज अरेंज्ड टू इंश्योर दैट द वेव्स फ्रॉम द डिपर्स आर कोहेरेंट, कैसे इंश्योर करें कि ये दोनों वेव्स जो निकल रही है डिपर्स से ये कोहेरेंट हो? हाउ डू वी मेक श्योर ऑफ दैट? सेम फ्रीक्वेंसी, तो सेम फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे ऑफ दीज? कोहेरेंट वाज, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी है बस, ठीक है? बट बाकी वो चीजें वही। तो अगर डिपर्स हैं, कोई मोटर्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चला रहे हैं, जो डिप आउट डिप अप डिप डप डाउन करी, तो हाउ डू वी मेक श्योर कि वो बिल्कुल सेम हो? थ्रू स्लिट्स, नॉट थ्रू स्लिट्स। ये मोटर्स हैं दो जो बॉब अप एंड डाउन करवा रही हैं एक पार्ट, एक चीज को, जिसकी वजह से वेव्स बन रही है, राइट? सो इफ यू हैव टू मोटर्स जिससे आप डिप डाउन अप एंड डाउन करवा रहे हो, तो व्हाट डू यू वांट? यू वांट जिस सिग्नल से आप एक मोटर को कंट्रोल कर रहे हो उसी सिग्नल से आप दूसरी मोटर को भी कंट्रोल कर रहे हो साइमल्टेनियसली, ताकि वो दोनों साथ काम करें, ठीक है? सो वी नीड, व्हाट डू वी नीड? वी नीड द सेम सोर्स सिग्नल टू बोथ डिपर्स, सिग्नल जनरेटर सेम, यस यू कैन से सिग्नल जनरेटर इज वेल, ठीक है जी? अच्छा, दूसरी क्या चीज लिखी हुई है? state one other condition that must be satisfied by the waves in order for the interference pattern to be observable. So how do I make sure कि interference pattern जो है वो मेरा observable हो? How do I make sure मुझे नजर आए interference pattern? कौन कौन सी conditions थी जो हमें चाहिए होती है इसको फॉर्म करने के लिए? अच्छा, पहले तो conditions याद करो। conditions क्या क्या थी? पहली कंडीशन तो ये थी कि दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर, ठीक है? सेम नेचर होनी चाहिए, सेम नेचर की है, वाटर वेव्स हैं, बिल्कुल सही है। कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या था? कोहेरेंट का मतलब ये था कि उनके बीच में कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है जी? यानी उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी सब एक ही जगह आ गई, सब बातें, टाइम पीरियड वगैरह सब इसी कोहेरेंसी की बात में आ गई, ठीक है? एनी अदर थिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर, ताकि मुझे ऑब्जर्व, आई कैन ऑब्जर्व दिस इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है? डोंट यू थिंक कि अगर दोनों के एम्पलीट्यूड जो है, जैसे एक का एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, दूसरी का एम्पलीट्यूड है 0.5 सेंटीमीटर,
तो डू यू थिंक इट विल बी, जब कंस्ट्रक्टिव हो रही होगी इंटरफेरेंस तो 10.5 सेंटीमीटर बन रहा होगा वो, और फिर जब डिस्ट्रक्टिव तो 9.5 सेंटीमीटर एब्ल्यूट बना होगा. डू यू थिंक दैट विल बी ऑब्जर्वेबल? डू यू थिंक वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व दैट बहुत क्लियरली कि भाई ये बिल्कुल 0.5 हमें वॉल सही तरह से नजर आएगा? या वुड इट बी बेटर टू हैव वेव फ्रंट्स जिसकी एक की भी 10 हो तो दूसरी की भी 10 हो, ताकि या तो 20 बने या तो कंप्लीट जीरो बने? शुड आई हैव comparable amplitudes or should I have very different amplitudes? Yes, we need same amplitudes. We need very very same amplitudes दोनों के, ताकि जब कंस्ट्रक्टिव हो तो बिल्कुल साफ नजर आए कि बहुत बड़ी हमें ये वेव बनती हुई दिखे, और जब डिस्ट्रक्टिव हो तो बिल्कुल हमें जीरो एम्पलीट्यूड दिखे, ताकि वी कुड बहुत आराम से अपना ये डिड्यूस कर सके कौन सा कंस्ट्रक्टिव कौन सा डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स के. ठीक है, दैट्स द होल थिंग फॉर एन इंटरफेरेंस पैटर्न. सो लेट्स राइट दिस डाउन. सो they must have approximately same amplitudes. ठीक है जी. तो ये भी बड़ा जरूरी है, दोनों मोटर्स को सिग्नल तो सेम दे लो, लेकिन क्या वो दोनों मोटर्स एक ही तरीके की एम्पलीट्यूड बनाती है उस सिग्नल पे, तो वो भी देखना पड़ेगा. ठीक है जी. मोस्ट डेफिनेटली यू वुड बी गेटिंग टू मोटर्स एक ही तरह की, जिनको एक ही सिग्नल देंगे तो एक ही काम करेंगे दोनों. अच्छा, लाइट फ्रॉम अ लैंप अबव द रिपल टैंक शाइन्स टू द वाटर ऑनटू अ स्क्रीन बिलो द टैंक. ठीक है, रिपल टैंक है, इसके ऊपर से लाइट मारते तो नीचे हमें काली काली लाइनें इस तरह से ये दिख रही होती हैं. ठीक है जी. बोल रहे हैं डिस्क्राइब वन वे ऑफ सीइंग द इल्यूमिनेटेड पैटर्न क्लियरली, क्योंकि ये तो पैटर्न तो हिलता रहेगा, राइट? इट विल, जैसे जैसे वेव्स बन जा रही, हिलता जा रहा है हिलता जा रहा है हिलता जा रहा है. हाउ डू यू थिंक वील बी एबल टू सी दिस वेरी वेरी क्लियरली? इफ आई एम मूविंग दिस बॉटल, इस तरह से हिलाया जा रहा हूँ हिला जा रहा हूँ, यू कांट सी, यू कांट, मे बी समटाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वियर्ड थिंग, ठीक है, मैं इसको हिलाया जा रहा हूँ हिलाया जा रहा हूँ हिला जा रहा हूँ, यू वोंट बी एबल टू सी व्हाट दिस इज. ठीक है, बट इफ यू वांट टू सी तो क्या करोगे? यू विल ट्राई टू स्टॉप me, right? You will try to get a fixed picture of it. तो मे बी वी कैन यूज अ स्लो मोशन कैमरा, इस बस से स्लो मोशन कैमरा इस्तेमाल कर लो, या मे बी मोर आई वुड से कि दूसरी अच्छी की जस्ट टेक अ पिक्चर ले लो. पिक्चर तो बिल्कुल ही स्टॉप कर देगी उसको, तो जस्ट टेक अ पिक्चर, ताकि आपके पास बिल्कुल एक क्लियर सी इमेज आ रहा है, अच्छा ये है, फिर उसमें मेजर कर लो क्या है क्या नहीं. ठीक है, सो वी शैल बी यूजिंग अ, आई विल राइट अ पिक्चर. सो यूज ए या टेक अ पिक्चर. ठीक है, इसकी मार्क स्कीम में आपको एक चीज मिलेगी लिखी हुई, स्ट्रोबोस्कोप. ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर किया होता करवाते होते तो आइडिया होता. स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है? स्ट्रोबोस्कोप ये होता है कि, इसका समझा रहा हूं बस, ठीक है, लिखना लिखना नहीं, आई थिंक पिक्चर वाला बहुत अच्छा है. तो क्या होता है कि योर आई, आपकी जो आंख है, ठीक है जी, इट्स अपडेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये नहीं है कि आप हर मिली सेकेंड, हर नैनो सेकेंड, हर पीको सेकेंड एक इमेज ले रहे हो, ऐसा नहीं है. आपकी आंख जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका रिफ्रेश रेट तकरीबन 20-30 हर्ट्ज है, जो आपकी स्क्रीन का भी होता है. मतलब इस बात का क्या है? मतलब इस बात का यह है कि एक सेकंड में आप तकरीबन 20 पिक्चर खींचते हो, आपका दिमाग वो 20 पिक्चर जोड़ के आपके दिमाग में वीडियो बनती है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. यू टेक 20 पिक्चर्स, आपकी आंख भी एक कैमरे की तरह ही है, वो 20 पिक्चर लेती है, 20 पिक्चर ब्रेन को सेंड करती है, 20 पिक्चर वो बनाता है, उसको एक वीडियो फॉर्म में आपको दिमाग में वो दिखा रहा होता है कि हेर देख रहा हूं. ठीक है जी. अच्छा, ना, सो इफ यू, एक ये टेक्निक होती है, दिस इज अ टेक्निक. ठीक है, ये टेक्निक क्या होती है? ये टेक्निक ये होती है कि यू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर आई. ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो, अभी तो लाइट हर जगह पड़ रही है एट ऑल टाइम्स. ठीक है, हर पिको सेकंड में पहुंच रही है, हर नैनो सेकंड में पहुंच रही है, हर जगह पहुंच रही है. मेरी आंख लेकिन एक सेकंड में सिर्फ 20 तस्वीरें खींच रही है. ठीक है जी. तो यानी एक डिवाइडेड बाय, लेट्स से 60 डिवाइड बाय 20, सॉरी, एक सेकेंड डिवाइड बाय 20, तो तकरीबन तकरीबन 0.05 सेकंड्स बाद, हर 0.05 सेकंड्स बाद मेरी आंख एक तस्वीर खींचती है. ठीक है. अच्छा, नाउ मसला क्या होता है कि जब कोई पैटर्न चीज, कोई भी चीज हिल रही होती है, लेट्स से ये चीज मूव कर रही है, ठीक है जी, तो व्हेन दिस इज मूविंग, तो व्हाई कांट आई सी वेरी वेरी क्लियरली? इट्स बिकॉज मेरी आंख इतनी जल्दी तस्वीरें ले नहीं सकती है. तो यूर सीइंग दिस ब्लरी थिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि आपकी आंख पिक्चर लेती है, उसमें से ये हिला, एक हिली हुई पिक्चर आती है. तो बेसिकली आप पिक्चर ले रहे हो, हिली गई, ये हिली गई, ये सारी पिक्चर्स आपको हिली हुई आ रही. ठीक है नहीं. अच्छा, सो व्हाट यू कैन डू इज, दिस इज द टेक्निक दैट वी डू. आप क्या करते हो? आप लाइट को क्या करते हो? आप लाइट को अपनी आंख की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देते हो. यानी मतलब जो लाइट आप इधर उधर मार रहे हो हर जगह, आप उसकी फ्रीक्वेंसी और अपनी आंख की फ्रीक्वेंसी मिला देते हो. यानी आप 20 हर्ट्ज पे लाइट को फ्लैश ऑन ऑफ करवाओ, और आपकी आंख 20 हर्ट्ज पे वैसे ही चल रही है. तो ये होगा कि जिस इंस्टेंट पे आपकी आंख तस्वीर खींचती है, उसी इंस्टेंट पे इल्यूमिनेट होगा, और जब आपकी आंख खींच नहीं तस्वीर तो वो डार्क हो जाएगा. फिर जब आप नेक्स्ट तस्वीर खींचने वाले तब इल्यूमिनेट होगा.
फिर जब आप नेक्स्ट तस्वीर खींचे तब इल्यूमिनेट हो गया। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको हिली हुई तस्वीर नहीं मिलेगी। यू विल नॉट फाइंड दिस हिली हुई तस्वीर। सो यू विल नॉट फाइंड दिस हिली हुई तस्वीर। ये होगा कि ये जा रहा है, अभी आप समझो ये पूरा फ्रेम चल रहा है, आप अंधेरा है, ये अंधेरा है, आप मुझे नहीं देख सकते, जा रहा है, ये आपकी आंख लेने की पॉइंट आ गया, अब आपकी आंख जो है वो तस्वीर लेगी। तो आपने क्या किया, आपने इसी पॉइंट पे लाइट मारी, अब लाइट मारी, ये आपकी आंख में पहुंच गई, आपने तस्वीर खींच ली, तो आपको फिर ये स्टिल इमेज दिखेगी। दिस इज दी इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप ये करता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल्स में मोस्ट प्रॉब्ली करवाना चाहिए था क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन खैर आई डोंट बिलीव ये करवाया होगा। सो जस्ट दिस थिंग, इसको दिमाग में रखना। मे बी इट कम्स इन हैंडी, मे बी, लेकिन आई बिलीव ये पिक्चर वाले से भी किया जा सकता है काफी आसानी से। पिक्चर नहीं सुन रहा है तो स्लो मोशन कैमरा लिख दोगे, दैट्स गुड इनफ, ठीक है जी। अच्छा, आ जाओ अब इधर। द स्पीड ऑफ द वेव्स इज दिस मच, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द वेव्स। अच्छा, नाउ आई हैव नॉट बीन गिवन द फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये लिखा वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। वेवलेंथ ये दी हुई और हमें वेव्स भी, स्पीड भी दी हुई है, तो आई बिलीव वी विल जस्ट बी यूजिंग v इक्वल्स टू f लैम्डा। v इज 0.4। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता। लैम्डा क्या है, लैम्डा है 6 सेंटीमीटर। सो 6 इंटू 10 टू पावर -2, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट वी गेटिंग। अच्छा, हमें पीरियड निकालना है, सो ये पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 0.67 एंड देन टाइम पीरियड निकाल लो, 1/0.67 क्या आ रहा है, 0.67, और टाइम पीरियड क्या आ रहा है फिर, 1/6.67, 0.149। आई बिलीव वी शैल बी राइटिंग दिस एज 0.15 हर्ट्ज। अच्छा, 0.15 सेकंड, सॉरी माय बैड। Figure 5.1 shows a point x that lies on a crest of the wave from D1 and midway between two adjacent crests from D2. For the waves at point x, state the path difference and the phase difference. अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें ये बोलते हैं कि x ऐसा पॉइंट है, x ऐसा पॉइंट है, ये रहा x, ये कहां लाए करता है, ये लाए कर रहा है क्रेस्ट पे, एक क्रेस्ट पे जो D1 से आ रही है, राइट। D1 की ये वेव्स है, ये वाली, ये सारी वेव्स D1 की थी, ये आ रही। तो ये बोल रहे हैं कि x जो है वो किसी ना किसी क्रेस्ट पे लाए कर रहा है, जो एक वेव आ रही है D1 से। और क्या बोलते हैं, दूसरी बात ये बोलते हैं कि D2 से इसका डिस्टेंस जो है वो ये है कि ये इस तरीके से, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। समथिंग लाइक दिस से क्या मतलब, समथिंग लाइक दिस से मतलब ये कि बोल रहे हैं इसकी जो दो क्रेस्ट्स हैं उन दोनों के बीच में, दोनों क्रेस्ट्स के बीच में है, ये एग्जैक्ट सेंटर में, ठीक है। दे जस्ट गिवन यू दिस मच इंफॉर्मेशन, आपसे बोल रहे हैं आप हमें पाथ डिफरेंस बता दो सेंटीमीटर में। पाथ डिफरेंस क्या था, पाथ डिफरेंस था द डिफरेंस बिटवीन बोथ पाथ्स। व्हाट्स द डिफरेंस इन लेंथ्स बिटवीन बोथ पाथ्स। तो एक तो ये था तरीका। दूसरा तरीका यह था, या तो आपको वो फेज डिफरेंस बोलते कि फेज डिफरेंस ये है, फिर आप कहते हैं अच्छा डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 360 डिग्री, और फिर आप इधर से करके वो डेल्टा एक्स निकाल लेते, क्या था पाथ डिफरेंस मसले की। या वो ये बोलते कि 0.5 लैम्डा है, जो भी आ रहा है, वट एवर, कुछ भी ऐसी आपको हिंट नहीं दी है। In this question, they haven't told you this is 0.5 lambda, this is 1.5 lambda, this is 5 lambda, nothing, कुछ भी नहीं। बस ये बोला, ये इतनी सी लाइन लिख दी आपको, ठीक है ना। आपको ये बताया कि फेज डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट पार्ट देख लोगे वो पूछ रहे हैं फेज डिफरेंस क्या है ना। आपको जो है वो कोई खास कोई ऐसी लेंथ मेजर करके मार्क करके दी नहीं, सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। सो जस्ट दैट एक्स इज ऑन दिस क्रेस्ट, और ये जो है ये वाला एक्स इस वाली इससे, इट्स ऑन बिटवीन टू क्रेस्ट्स। तो अब ये सवाल कैसे करेंगे, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ होगा, लेकिन सो आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइज। देखो, यू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स, ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स क्या होता है, वो होता है लैम्डा, दैट इज लैम्डा, राइट। ऑब्वियसली अगर ये क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है तो दोनों के बीच में लैम्डा आ रहा होगा, ठीक है जी। सो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा था हमारा 6 सेंटीमीटर। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ, ये यहां से लेके ये पहली क्रेस्ट ये 6 सेंटीमीटर है, इस क्रेस्ट से लेके इस क्रेस्ट तक ये 6 सेंटीमीटर है, इस क्रेस्ट से लेके इस क्रेस्ट तक ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 6 6 18 सेंटीमीटर का पाथ आया। सिमिलरली इससे लेके इस तक ये 6 सेंटीमीटर, इससे लेके इस तक ये 6 सेंटीमीटर, इससे लेके इस तक ये 6 सेंटीमीटर, इससे लेके इस तक, यानी दोनों के बीच में, जब इन्होंने बताया बिल्कुल स्पेसिफिक दोनों के बीच में, उसका मतलब क्या हुआ, ये 3 पे होगा। सो पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस है आपका
एक पाथ आ रहा है 6 + 6 + 6 18, 18 + 3 21, तो एक पाथ आ रहा है 21, दूसरा वाला क्या आ रहा है 6 + 6 + 6 18। सो आई बिलीव वी आर गेटिंग अ पाथ डिफरेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। फिर दूसरी क्या बोलते हैं, द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, बाई सीइंग कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। अब चाहो तो फॉर्मूला में डाल लो कि 3/6 × 360, यहाँ पे मिल जाएगा 180 डिग्री आ रहा है, वो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, चाहे इस तरह से लंबी मेथड से करना चाहो कि ये पाथ डिफरेंस 3 था, लैम्डा क्या था, वो 6 था, इंटू 360 डिग्री, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 360 विल गिव अस 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 180 डिग्री। ये नहीं भी करना था तो फिर समझ में आ रही है बात, अगर ये क्रेस्ट है और ये दो क्रेस्ट के बीच में है तो लाजिमन ये ट्रफ होगी, तो क्रेस्ट और ट्रफ मिलिए यानी डिस्ट्रक्टिव ही होगी। सो दैट मीन्स 180 डिग्री हमारा ये आ रहा हो, ठीक है जी। फिर क्या बोलते हैं, ऑन फिगर 5.1 ड्रॉ वन लाइन एट लीस्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग which joins points where only maxima of the interference pattern observed। मैक्सिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व वो कहां होंगे, जहां पे दोनों क्रेस्ट्स मिल रही हैं, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, राइट। सो वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन जहां पे सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस के पॉइंट्स आ रहे हैं। सो लेट्स सी वो कौन सा लाइन आ रही है। अच्छा, अब अगर हम बनाने को जाएंगे, सो आई बिलीव इफ आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस, ये सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारी इंटरसेक्शन मिल गई, ये हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये जो है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो फॉर द सेफ साइड आई एम गोइंग टू लुक फॉर अनदर लाइन। अच्छा, अगर मैं ये वाली बनाऊं, आई कैन सी कि ये काफी लंबी लाइन बन रही है, तो आई जस्ट ड्रॉ दिस वन, आई जस्ट चूज दिस वन, ठीक है। आई डोंट हैव ये एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ द पीडीएफ कितनी लेंथ आ रही है, तो हो सकता है ये भी अवेलेबल, ये भी 4 सेंटीमीटर की, तो आप बना के देते। आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस वन, ये जो है वो एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर होगी, लाजमी होगी, सबसे बड़ी यही है। सो आई ज्वाइन ऑल ऑफ द पॉइंट्स इन फेस जो क्रेस्ट्स पे थे, ठीक है जी। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इट इज द work done per unit charge in converting पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमेशा रेजिस्टर के अक्रॉस होता है जो एनर्जी जाया करते हैं, ठीक है जी। तो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये आ गया हमारी इतनी कहानी। ओके जी, अब क्या दिया हुआ है, द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द करंट I इन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज शोन इन फिगर 6.1। कुछ सेमीकंडक्टर डायोड में ये करंट इस तरीके से है, वोल्टेज करंट का ग्राफ इस तरीके से। यूज फिगर 6.1 टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एज V इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 वोल्ट। तो हाउ डू आई टेल व्हाट इज हैपनिंग टू द रेजिस्टेंस, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो रेजिस्टेंस को क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताओ कि रेजिस्टेंस का अंदाजा कैसे लगता है वोल्टेज और करंट के ग्राफ से, नॉट द ग्रेडियंट, कल भी मिस्टेक की थी। रेजिस्टेंस इज V अपॉन I, इट्स गोइंग टू बी द रेशियो, V अपॉन I हम रेशियो से लेंगे, ठीक है जी। वी विल गो विद द रेशियो फॉर द रेजिस्टेंस, हम ग्रेडियंट नहीं लेंगे। अगर ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा I लिखा हो तो कब करते, ठीक है। इस केस में ये नहीं है तो हमें रेशियो लेना पड़ेगा। अच्छा, शुरू में हम ये क्या देख रहे हैं, शुरू में हमें यहाँ तक, ठीक है जी, तकरीबन मेरे हिसाब से ये 5 डब्बे हैं, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक 0.25 वोल्ट तक। ये पहले जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट तो इंक्रीज ही नहीं करता, ठीक है। सो यूजिंग V इक्वल्स टू आई आर, या बेसिकली एक ही दफा कर लेते हैं, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि हम वोल्टेज 0 से लेके 0.25 वोल्ट तक जाते हैं, हमारा करंट 0 रहता है। तो अगर मैं 0.25 की वोल्टेज डाल दूं, करंट मेरा 0 है, ये रेजिस्टेंस क्या आ रही है, isn't this coming out to be an infinite resistance? So can I say कि from 0 to 0.25 volts the diode is having an infinite resistance, ठीक है। वो बेसिकली एक ओपन सर्किट तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा है कि वो वहां पे गैप है, वहां से करंट जा ही नहीं सकता, इन्फिनिट रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे देंगे वेरिएशन, थ्रू द रेशियो। तो एक काम कर लेते हैं, ये लेट्स से हम यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, ये रेशियो क्या आ रहा है, एंड देन ये बल्कि सही रेशियो नहीं आएगा, लेट्स टेक अ फिक्स्ड पॉइंट, ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं, जो एग्जैक्ट आ रहा हो वो ले लेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, ये आधे आधे बॉक्सेस पढ़ने में मसला हो जाएगा वरना। अच्छा, और मेरे हिसाब से काम करते हैं कि हम, आई फील लाइक दिस पॉइंट विल बी गुड, ये 30 और 1 लास्ट वाला, राइट। 15 भी ले सकते, 15 भी ले सकते, वेरी गुड, ऐसा करते हैं,
तीनों ले लेते हैं, ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, सो लेट्स कॉल दिस, इस पे कहते हैं ये जो भी आएगा इसको R1 बोलेंगे, इसको जो भी आएगा वो R2 बोलेंगे, और इसको जो भी आएगा वो R3 बोलेंगे, ठीक है। तो R1 अगर निकालना होगा तो वो कैसे आएगा, अगेन वोल्टेज डिवाइड बाय करंट से आएगा। वोल्टेज क्या है इधर, इट इज 0.6। करंट क्या है हमारा करंट है 7, दैट इज 0.086, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या है, फिर हमारे पास R2 है। R2 के लिए ये क्या आ रहा है, आई बिलीव दिस इज 0.75। अच्छा, ये मिली एम्पेयर्स में था, ठीक है जी। एक मिस्टेक हो रही है, हमें 10⁻³ करके डालना पड़ेगा इधर। तो बेसिकली ये जो आएगा ना, ये आ रहा है 86 आ रहा है, तकरीबन तकरीबन लिख रहा हूँ, ठीक है जी। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, मैं बस बिल्कुल तकरीबन तकरीबन लिख रहा हूँ ताकि हम वो निकाल लें, ट्रेंड निकाल लें। तो ये तकरीबन 86 ओम्स आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 0.75 पे करंट क्या है, वो है 15। अब रेजिस्टेंस आई 50 ओम। और R3 भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। R3 पे क्या हो रहा है, R3 पे ये हो रहा है कि वो वोल्टेज 1 है और करंट जो है वो 30 × 10⁻³ है। ये भी सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/30 × 10⁻³ तो ये तो और भी कम आ रहा है, ये 33 ओम आ रहा है सिर्फ। तो वी कैन क्लियरली सी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, ठीक है जी। अगर कोई ग्रेडियंट वाली अप्रोच लेता है इसमें, तो ग्रेडियंट इधर जाके कांस्टेंट हो गया, तो बच्चे क्या कहते हैं, सर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं ग्रेडियंट, ठीक है जी। तो इस बात का बस ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस है या स्प्रिंग्स कांस्टेंट है, तो उसको कंफ्यूज ना करें उस चीज से। अच्छा, दूसरी बात की अगर इसका डिफरेंट तरीके से याद रखना था, डिफरेंट तरीके से क्या याद रखना था, हमने फिलामेंट लैंप का भी ग्राफ पढ़ा है और हमने थर्मिस्टर का भी ग्राफ पढ़ा है, ठीक है जी। फिलामेंट लैंप में क्या होता था, फिलामेंट लैंप में ये होता था कि जो अगर ये वोल्टेज वाली एक्सिस है और ये करंट वाली एक्सिस है, तो ग्राफ जो है वो वोल्टेज की तरफ बेंड करता था, राइट। वो पहले सीधा होता था लेकिन फिर इवेंचुअली वोल्टेज की तरफ बेंड करता था। यानी इसमें क्या होता था, इसमें होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज करती थी, रेजिस्टेंस की इंक्रीज करने की वजह से वोल्टेज इंक्रीज करता था, इसलिए ग्राफ ये वोल्टेज की तरफ बेंड कर जाता था। थर्मिस्टर वाले ग्राफ में क्या होता है, थर्मिस्टर वाले ग्राफ अगर वो भी मैं V और I ऐसे ही बनाऊं, तो क्योंकि गर्माहट की वजह से उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज किया करती थी, तो उसका ग्राफ जो है वो यूं इधर टर्न जाता था, इट यूज्ड टू टर्न ऑफ लाइक दिस, ठीक है। तो इस ग्राफ में भी आई बिलीव ये थर्मिस्टर वाली कहानी हो रही है कि ये जो है वो क्या हो रहा है इसके साथ, ये करंट की तरफ बेंड कर गया ना, राइट। ये पहले इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ये करंट की तरफ बेंड होता जा रहा है, राइट। सो इट्स बेंडिंग टुवर्ड्स द करंट, उसका मतलब क्या है, वही थर्मिस्टर वाली केस हो रही है, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। तो फ्रॉम 0 to 0.25 volts, the diode has infinite resistance. Infinite resistance as the voltage increases beyond 0.25 volts, the resistance of the diode decreases. The resistance of the diode decreases. So this is our perfect answer. अच्छा, आ जाते हैं अब इधर। The diode in B is part of the circuit shown in figure 66.2. 2.0 volts 15 मिली एम्पेयर जा रहे हैं X में, फिर Y में, फिर डायोड में, ठीक है जी। The cell of electromotive force EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected in series with the diode and the resistors X and Y. The resistance of Y is 60 ohm. The current in the cell is 15 milliampere. Use figure 6.1 to determine the resistance of the diode. तो हमने अभी यही किया, 15 मिली एम्पेयर अगर सब ये सीरीज में है तो सब में से 15 मिली एम्पेयर जाएंगे, यानी हम ग्राफ में 15 मिली एम्पेयर को देखते हुए वोल्टेज निकाल लेते हैं और फिर वोल्टेज और करंट को डिवाइड करके रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड दे देंगे। तो वी वर्क दैट पॉइंट आउट ओवर हियर, ये 15 को हमने जब 0.75 से डिवाइड किया था, ठीक है जी। सो 0.75 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻³ दैट इज गिविंग मी क्या दे रहा था हमें, 50 ओम्स दे रहा था एग्जैक्ट। सो आई शैल बी राइटिंग दिस एज 50 ओम्स। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। इसकी 50 ओम आ गई है। हाउ डू यू थिंक आई विल वर्क आउट द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। आई एम गोइंग टू से टोटल वोल्टेज ये है, टोटल करंट ये है, मैं टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेशन कर देता हूं। सो आई विल यूज V इक्वल्स टू IR। मेरे पास जो टोटल वोल्टेज है वो 2 है, टोटल करंट क्या है मेरा 15 मिली एम्पेयर्स है। लेकिन मिसबा आप रॉन्ग नहीं हो, इफ यू डू दैट थ्रू दैट वे एज वेल, उससे भी आंसर आएगा और लाजमी आएगा।
फिर x प्लस 60 प्लस 50, सो x plus 60 plus 50 and let's solve. So 2 upon 15 in 10 power minus 3 minus 60 minus 50. So I believe x is coming out to be a 23.33 ohms. ठीक है जी? Yeah, this one's more easy. So we're going to round off this answer and say this as 23 ohms. अच्छा, the ratio of power dissipated in resistor by total power produced by the cell. Power dissipated in resistor by, रजिस्टर वाई की हमें रेजिस्टेंस पता है और उसके अंदर से करंट पता है, तो उसके लिए आई स्क्वायर आर इस्तेमाल कर लेते हैं। नीचे क्या है, पावर बाय दी सेल है, तो पावर सेल कैसे देते हो, करंट इनटू वोल्टेज से हमेशा। तो लेट्स जस्ट डू दैट, हम इसको ऊपर वाले को कर लेंगे आई स्क्वायर आर से और नीचे वाले को आई वी से। ठीक है जी। अच्छा, आई स्क्वायर आर, आई क्या था, 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 15 मिली एम्पेयर्स करंट था स्क्वायर्ड। रेजिस्टेंस ऑफ वाई क्या थी, वो थी 60 ओम्स, सो रेजिस्टेंस ऑफ वाई वाज 60। देन नीचे भी करंट जाएगा, सो 15 इंटू 10 पावर माइनस 3, और वोल्टेज क्या था बैटरी का, दैट वाज 2 वोल्ट। सो लेट्स पुट दिस इन, लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है हमारे रेशियो का। हो गया, तो 0.45 आ रहा है, परफेक्ट। सो वी शैल राइट दिस टू सिग्निफिकेंट 0.45। ये भी हो गया। लास्ट सवाल, द डिके ऑफ अ न्यूक्लियस 3518 AR, ठीक है, यानी आर्गन का जो न्यूक्लियस है, बाय बीटा प्लस इमिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर्गन, एक्स बनाता है कोई, बीटा प्लस इमिशन होती है, प्लस वाई, समथिंग इज वाई एज वेल। A nucleus X and two particles beta plus and Y are produced by the decay. State the proton number and the nucleon number of nucleus X. तो nucleus X का proton number और nucleon number क्या होगा? Nucleon same, very good. So nucleon number 35 ही आएगा, 35। और proton number, this is beta plus. Beta plus में proton एक से decrease करता है, तो this में क्या होगा, इसमें 17, इसमें एक proton न्यूट्रॉन बना है। ठीक है जी। बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, तो इसलिए प्रोटॉन उसमें इंक्रीज होता है। बीटा प्लस में प्रोटॉन डिक्रीज करता है। ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी 17। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपसे, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि ये जो पार्टिकल वाई है इसका नाम बता दो। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्टिकल वाई, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, परफेक्ट। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखना है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स इस बारे में। उनको दोनों का ये याद है कि इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो दोनों का नहीं है। ठीक है जी। जब आपके पास बीटा माइनस है, बीटा माइनस जब है आपके पास, तब आप उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो रिलीज करते हो। ठीक है जी। एंटी क्या था, एंटी ऊपर ये डंडी लगाते हो आप, दिस इज एंटी। ठीक है जी। ये क्यों रिलीज होता है, बिकॉज ये मैटर है, इलेक्ट्रॉन इज मैटर, तो उसके लिए हमें फिर एंटी मैटर बनाना पड़ता है, वो हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है जी। इसमें बीटा प्लस ऑलरेडी वो एंटी मैटर वाली चीज है, तो इसमें हम एंटी मैटर और नहीं बनाएंगे, हमें इसमें मैटर बनाना है। ठीक है। सो इसमें लाजमी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिन होगा। बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। बीटा प्लस वाला जो न्यूट्रिनो है वो एंटी मैटर नहीं है, वो मैटर का ही पार्ट है। लेकिन जो बीटा माइनस वाला न्यूट्रिनो वो एंटी न्यूट्रिनो है, वो एंटी मैटर के रियाल में। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना। किस तरह से दिमाग में रखोगे, बस ये याद रखो, बीटा माइनस मैटर है, बीटा प्लस एंटी मैटर है। बीटा माइनस अगर मैटर है तो मैटर के साथ एंटी मैटर बनता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। और बीटा प्लस अगर एंटी मैटर है तो मैटर तो बनाना पड़ेगा हमें, तो एंटी मैटर से मैटर बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। hadron has hadron consists of two down quarks and one strange quark. Hadron में two down quarks है, one strange quark है। Determine in terms of elementary charge the charge of this hadron. तो down quarks का चार्ज क्या था और स्ट्रेंज क्वार्क का चार्ज क्या था, याद है? द चार्ज ऑफ अ डाउन क्वार्क वाज -1/3e। ठीक है जी। और स्ट्रेंज क्वार्क क्या था, स्ट्रेंज क्वार्क डाउन क्वार्क ही था, बट उसके पास एक स्ट्रेंजनेस थी, दैट वाज द ओनली प्रॉपर्टी इट हैड। सो ये भी -1/3e ही चार्ज जाएगा। सो बेसिकली द चार्ज इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स, क्योंकि 3 -1/3 के हैं, तो -1/3e। So I believe we are getting a -e. So therefore -e लिख दिया हमने, ये हमारा फाइनल आंसर। This is our final answer for the charge of the hadron.